गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के VVI क्वेश्चन। आज बात करेंगे क्लास 10th के VVI क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट देरी किए हुए। तो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है क्लास 10th का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बारी बारी से और उसका आंसर भी देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गैरीवाल्टी। गैरीवाल्टी पेशे से क्या थे? ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन निश्चित ही रहता है, तो क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन है पहला, गैरीवाल्टी पेशे से क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नाविक। गैरीवाल्टी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेजनी का जन्म कब हुआ था? मेजनी इटली के एकीकरण में थे ना, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, मेजनी और गैरीवाल्टी, तो वही है मेजनी। मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो मेजनी का जन्म जो है सेडानिया में 1805 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो सेडानिया में 1805 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लुई फिलिप कब गद्दी को, यहाँ सॉरी गाड़ी लिखा गया है, गद्दी होगा, गद्दी को त्याग दिया? लुई फिलिप कब गद्दी को त्याग दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 1848 को। और 1848 में एक फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ था, तो ये याद रखना है। और 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था वही लुई फिलिप का जो नीति और सफल रहा था, उसी के वजह से 1848 की क्रांति हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, लुई फिलिप के हटने के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? लुई फिलिप के हटने के बाद फ्रांस का राजा या फ्रांस का सम्राट कौन बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका लुई नेपोलियन। लुई फिलिप के हटने के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? तो लुई नेपोलियन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिस्की और नेपल्स। सिस्की और नेपल्स एक जगह का नाम है। ये सिस्की और नेपल्स एक जगह का नाम है, देश का नाम है। तो वही सिस्की और नेपल्स पर आक्रमण कौन किया था? तो सिस्की और नेपल्स पर आक्रमण किसने किया था? तो गैरीवाल्टी ने किया था। सिस्की और नेपल्स पर आक्रमण कौन किया था? तो गैरीवाल्टी ने। तो प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही बना रहा हूँ। तो सो प्लीज़ फुल वीडियो को देखें, कृपया स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गैरीवाल्टी किसके विचार का समर्थन था? गैरीवाल्टी किसके विचार का समर्थक था? तो गैरीवाल्टी जो था मेजनी के विचार का समर्थक था। वो मेजनी के सभी बातों को सपोर्ट किया करते थे। वह मेजनी के सभी बातों को काफ़ी दिल से मानते थे। जैसे अभी हम लोग अपने पापा और मम्मी का बात मानते हैं ना, उसी तरीक़ा से गैरीवाल्टी मेजनी के सभी बात को सही मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा, यानी जैसे इटली का एकीकरण हुआ होगा तो उसमें युद्ध हुआ होगा, तो उसमें युद्ध में सबसे अव्वल दर्जा पे थे, यानी सबसे आगे थे। सबसे आगे कौन थे? मेजनी। इसलिए इसे इटली का एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, गैरीवाल्टी मेजनी के बाद किसके विचार का समर्थक था? गैरीवाल्टी मेजनी के बाद किसके विचार का समर्थक था? तो जैसे वो मेजनी के विचार का पहले समर्थन करता था,
उसके बाद मेजनी के बाद किसके विचार का समर्थन करता था? तो काउंट काबूर का। गैरीबाल्टी मेजनी के बाद किसके विचार का समर्थन किया करता था? काउंट काबूर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गैरीबाल्टी तथा शिवाजी का जीवनी किसने लिखा था? गैरीबाल्टी तथा शिवाजी का जीवनी किसने लिखा था? तो गैरीबाल्टी और शिवाजी दोनों का जीवनी लिखे थे लाला लाजपत राय। कौन लिखे थे? गैरीबाल्टी और शिवाजी का जीवनी तो लाला लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, काउंट काबूर, यहाँ काबूर होता कपूर लिखा गया है, सॉरी, इसका होगा काउंट काबूर का जन्म तथा मृत्यु कब हुआ था? काउंट काबूर का जन्म तथा मृत्यु कब हुआ था? तो काउंट काबूर का जो जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में और मृत्यु 1862 में हुआ था। 1807 में जन्म हुआ था और 1862 में मृत्यु हो गया था। वह सिर्फ और सिर्फ 55 ईयर्स वह जीवित रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गैरीबाल्टी द्वारा रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई गई? गैरीबाल्टी द्वारा रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई गई? तो इसका आंसर है 1862 में। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, गैरीबाल्टी द्वारा रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई गई? 1862 में। और 1862 में ही काउंट काबूर का मृत्यु हुआ था। 1862 में ही काउंट काबूर का मृत्यु हुआ और गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 12, इटली का एकीकरण कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ये इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी जर्मनी का प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? उत्तरी, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उत्तरी जर्मनी का प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो उत्तरी जर्मनी का प्रसिद्ध राज्य प्रसा है। उत्तरी जर्मनी का प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो प्रसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विलियम ने प्रसा पर विलियम ने प्रसा पर प्रसा का कुलपति यानी वहाँ का राजा किसे बनाया था? विलियम ने प्रसा का कुलपति यानी वहाँ का राजा किसे बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क को। विलियम ने प्रसा का राजा बिस्मार्क को बनाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में कब लागू हुआ था? तो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंग्लैंड के कवि कौन थे? इंग्लैंड के जो कवि थे, इंग्लैंड के कवि कौन थे? इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन थे। इंग्लैंड के कवि कौन थे? इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
यूनान में विद्रोह कब हुआ था? यूनान में विद्रोह कब हुआ था? तो यूनान में जो विद्रोह हुआ था वो 1821 में हुआ था। यूनान में विद्रोह 1821 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, यूनान में विद्रोह किसने किया था? अब यूनान में जैसे विद्रोह हुआ होगा तो कोई ना कोई विद्रोह किया होगा, तो वही क्वेश्चन है यूनान में विद्रोह किसने किया था? तो यूनान में विद्रोह जो किया था अलेक्जेंडर चिपसिल्टी। यूनान में विद्रोह किसने किया था? अलेक्जेंडर चिपसिल्टी ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर है 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच समझौता कब हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच समझौता कब हुआ था? तो रूस और ब्रिटेन के बीच जो समझौता हुआ था वह 1826 में हुआ था। ब्रिटेन और रूस के बीच जो समझौता हुआ था वह 1826 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच जो समझौता हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच जो समझौता हुआ था वह 1827 लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1827 लंदन में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच समझौता हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर है 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंड्रिया नेपुल की संधि कब हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है, पिछले ईयर भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा, एंड्रिया नेपुल की संधि कब हुआ था? और एंड्रिया नेपुल की संधि जो हुआ था 1829 में यूनान और तुर्की के बीच हुआ था। इसमें क्वेश्चन हमारा दो क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। जैसे एंड्रिया नेपुल की संधि कब हुआ था? 1829 में। एंड्रिया नेपुल की संधि किस दो देशों के बीच हुआ था? तो यूनान और तुर्की के बीच हुआ था। इसमें हमारा दो क्वेश्चन का आंसर निकलता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को स्किप ना करें, काफ़ी ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। अब क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, यूनान स्वतंत्र कब हुआ था? क्वेश्चन है यूनान स्वतंत्र कब हुआ था? तो यूनान स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1832 में। यूनान स्वतंत्र कब हुआ था? 1832 में। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मैं बारी बारी से आज 50 क्वेश्चन कराऊंगा आज को। और क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हंगरी की राजधानी, हंगरी एक देश है, हंगरी एक देश है और देश उस हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी का जो राजधानी है, हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी कहाँ है? हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब एक क्लब है, जैकोबिन ये क्लब का नाम है। जैकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने किया था? क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने किया था? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना 1789 में। 1789 में किसने किया था? टीपू सुल्तान। आपने नाम सुना ही होगा, टीपू सुल्तान का नाम सुना ही होगा। तो वही टीपू सुल्तान ने 1789 में जैकोबिन एक क्लब का नाम है, वही जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था 1789 में टीपू सुल्तान ने। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जर्मनी के प्रसिद्ध सभा को क्या कहते हैं? अब जैसे कोई सभा होता है ना, तो कोई सभा को एक नाम दिया जाता है और उस सभा में एक सभापति होते हैं जो सभा को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो जर्मनी में जो जर्मनी के प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, जर्मनी के प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं? तो जर्मनी के प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं? डायट। जर्मनी के प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं? डायट। अब क्वेश्चन नंबर 27 है। मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को स्किप ना करें, ये वीडियो आप सबों के लिए काफ़ी यूजफुल है और
मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर वीडियो गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन सारा का सारा याद ही हो जाएगा। मैं इतना बार क्वेश्चन और आंसर को रिपीट करता हूँ कि देखते के साथ ही क्वेश्चन और आंसर याद ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का वादा कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का वादा कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का वादा जो था वो ऑस्ट्रिया था। कौन था? तो ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का वादा कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखा गया अकाउंट काबुल, इसका यहाँ होता काउंट काबुल। ये और जो है अ को काट दीजिएगा, अ को काट देना है और अब पढ़ना है। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है, रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाया? रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया था? तो रक्त और लौ की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। अब क्वेश्चन नंबर है 32 हमारा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1864 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1864 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ था? अभी तुरंत बताए थे ना पिछला क्वेश्चन में, एड्रियानोपल की संधि कब और किस देश के बीच हुआ था? तो क्या था आंसर? 1829 में। अब ये 1829 क्वेश्चन में ही डाल दिया। 1829 जो है ये क्वेश्चन में ही डाल दिया। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? हम बोले थे ना दो दो क्वेश्चन निकलता है। एक क्वेश्चन एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था और कब हुआ था? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 1829 में जो एड्रियानोपल की संधि हुआ था वह किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रियानोपल की संधि तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो तुर्की और यूनान के बीच। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कब से कब तक की अवधि को मैटरनिक युग कहा जाता है? कब से कब तक के युग को या अवधि को मैटरनिक युग कहा जाता है? तो 1815 से 1848 के बीच की युग को मैटरनिक युग कहा जाता है। कब से कब तक की अवधि को मैटरनिक युग कहा जाता है? तो 1815 से लेकर 1848 के बीच की युग को मैटरनिक युग कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 है, सेंट साइमन कहाँ के विचारक थे? सेंट साइमन कहाँ के विचारक थे? तो सेंट साइमन जो थे फ्रांसीसी विचारक थे। वो फ्रांसिस के रहने वाले थे और फ्रांसीसी विचारक थे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, समाजवाद के विचारों का समर्थक कौन कौन थे? क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है समाजवाद के विचारकों का समर्थक कौन कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट साइमन, फैरियर, लुई वाला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। इसका जो है कुल 6 समाजवाद के विचारकों का कुल 6 व्यक्ति समर्थन करते थे। उसमें पहला है सेंट साइमन, दूसरा है फैरियर, तीसरा है लुई वाला, चौथा है रॉबर्ट ओवेन, पांचवा है कार्ल मार्क्स और छठा है एंगल्स। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 37 है चांसलर फैलियर कौन था। क्वेश्चन है चांसलर फैलियर कौन था। तो चांसलर फैलियर जो था यूरोपियन विचारक था। वह कौन था? तो यूरोपियन विचारक था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। हमें आज कुल 50 क्वेश्चन करना है, क्योंकि समय काफ़ी बिल्कुल समय ही नहीं बचा है, इसलिए आज क्वेश्चन कम से कम हम 50 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, ब्रिटेन के उद्योगपति कौन थे। ब्रिटेन जैसे कोई उद्योग होता है, ब्रिटेन में जो उद्योग है वह उस समय ब्रिटेन के उद्योगपति यानी ब्रिटेन के जो उद्योग था उसका जो हेड था, उसका जो मालिक था वह कौन था। तो विक्टर के उद्योगपति कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन। विक्टर के उद्योगपति कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 39 है कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी के टियल नगर में 5 मई 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में एक टियल नगर का जगह है, एक टियल नगर जगह है जो कि जर्मनी में पड़ता है, और उसी टियल नगर में 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी के टियल नगर में 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। तो किसी ना किसी परिवार में हुआ होगा। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार से थे। कार्ल मार्क्स किस परिवार में जन्म लिए थे। तो कार्ल मार्क्स जो थे एक यहूदी धर्म है, एक यहूदी जो होता है ये धर्म होता है, और यही यहूदी परिवार में जन्म लिए थे। वो उनके पूरे परिवार के लोग यहूदी धर्म को मानते थे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम है। देखिए पहले उनका जन्म पूछा कब और कहाँ हुआ था, उसके बाद किस परिवार में। अब पूछ रहा है क्वेश्चन का उनके पिता का क्या नाम है। उनके पिता का क्या नाम है? तो उनके पिता हेनरी मार्क्स, उनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स थे, जो कि पेशे से वकील थे। वह वकील का कार्य किया करते थे। कौन क्या करते थे? तो कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स वकील का काम किया करते थे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर, अब कुल 9 क्वेश्चन बचा है, तो चलिए आज उनको 9 को क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 42 है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, कार्ल मार्क्स ने विधि की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से लिए। कार्ल मार्क्स ने विधि की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से लिए। विधि विधान सुने होइएगा, विधि विधान यानी वहाँ जो होता है नियम कानून की शिक्षा किस विश्वविद्यालय लिए थे। तो बोन विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम वोन था। तो वही वोन विश्वविद्यालय में उन्होंने विधि की शिक्षा ली, और 1836 में वो वोन विश्वविद्यालय को छोड़कर बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए थे। 1836 में ही वोन विश्वविद्यालय को त्याग दिए थे, परित्याग पत्र दे दिए थे वोन विश्वविद्यालय को, और उन्होंने 1836 में ही बर्लिन विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाए थे। तो चलिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा, कार्ल मार्क्स ने वोन विश्वविद्यालय को छोड़कर बर्लिन विश्वविद्यालय कब गए। अभी ऊपर ही तुरंत बताए थे। तो वही कार्ल मार्क्स ने वोन विश्वविद्यालय को छोड़कर बर्लिन विश्वविद्यालय कब गए थे।
तो बोले थे ना 1836 में बोन विश्वविद्यालय को त्याग दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1836 में। 1836 में उन्होंने बोन विश्वविद्यालय को त्याग दिए थे और बर्लिन विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन करवाए थे, अपना नामांकन करवाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, कार्ल मार्क्स ने किससे और कब शादी की? कार्ल मार्क्स ने कब और किससे शादी की? क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बचपन के मित्र जेनी से 1843 ईस्वी में किए थे। कार्ल मार्क्स ने किससे और कब शादी किए थे? कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी जो थे उनके कार्ल मार्क्स के बचपन के मित्र थे और उन्हीं से उन्होंने 1843 में अपनी शादी की है। जैसे ही 1836 में उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय गया, उसके बाद 1843 से उनका मुलाकात अपने बचपन के मित्र जेनी से होता है और उन्हीं के साथ जेनी के साथ अपना विवाह कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने ऐतिहासिक चरण हैं? कार्ल मार्क्स के अनुसार कुल कितने ऐतिहासिक चरण हैं? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कुल 6 ऐतिहासिक चरण हैं। अब कुल 6 ऐतिहासिक चरण है, तो जानते हैं कौन कौन ऐतिहासिक चरण, चलिए देखते हैं बारी बारी से 6 ऐतिहासिक चरण देखते हैं। तो वह 6 ऐतिहासिक चरण कौन है देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कुल 6 ऐतिहासिक चरण है। पहला आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास्ता का युग, तीसरा सामंती का युग और चौथा है पूंजीवादी युग, पांचवा है समाजवादी युग और छठा है साम्यवादी युग। कुल कितने युग हैं ऐतिहासिक युग है? कुल 6। पहला आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, सामंती का युग, पूंजीवादी युग, उसके बाद समाजवादी युग, उसके साम्यवादी युग। अब क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब और किसके द्वारा हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की सम्मेलन कब और किसके द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1864 में कार्ल मार्क्स के द्वारा। कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो 1864 में कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 47 हमारा। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1889 में। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन हुआ था और 1889 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह किस सम्मेलन का नारा था? एक नारा दिया गया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह किस सम्मेलन में दिया गया था? यह जो है 1864 के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया था। किस में दिया गया था? तो 1864 के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। अब क्वेश्चन हमारा 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? एक डे मजदूर लोगों के लिए भी निश्चित किया गया है, तो वह कौन सा डे है? तो 1 मई को। अब 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो वह कब से मनाया जाता है? तो वह 1890 से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का राजा या रूस का सम्राट। सॉरी से यहाँ मिस्टेक से रस लिखा गया है, यहाँ होता है रूस का सम्राट या रूस का राजा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।